हेलो दोस्तों, दिस इज नरेंद्र। और आज हम लोग का जो वीडियो है वो है शिक्षा संग्रह के बारे में। शिक्षा संग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भविष्य में आप बार बार बता रहा हूँ कि परीक्षाएं होती रहती हैं और आगे भी संभावना है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाए, जिसमें हमारे तीनों मॉड्यूल जो है आपके लिए कराए जाए, जिसमें आपके मॉड्यूल आधारशिला है, ध्यानाकर्षण है और शिक्षण संग्रह का यूज किया जाए। तो आज हम लोग का जो वीडियो है, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ आधारशिला के बारे में और ध्यानाकर्षण के बारे में। 125 क्वेश्चन होते हैं जो संभावित हैं, पूछे जा सकते हैं और मोस्टली आ सकते हैं। अगर आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है, तो मेरा ये वीडियो देखिए और जिससे कि आपको सहायता हो। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ शिक्षण संग्रह क्या होता है। शिक्षण संग्रह से आप समझ लीजिए शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस हस्तपुस्तिका का आवश्यक जानकारियों, उपयोगी सूचनाओं एवं विभिन्न शैक्षिक संदर्भों का समावेश किया गया है। जैसे जैसे आप प्रश्न पूछेंगे, हम पूछेंगे या फिर प्रश्न है, इसमें आपको आइडिया होता चला जाएगा कि इसमें क्या क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक शिक्षा की शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विकसित की गई हस्त पुस्तिकाएं कौन सी है? तीनों मॉड्यूल में पहला क्वेश्चन यही है प्रश्न, ठीक। तो उसका उत्तर है आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग आगे चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है शिक्षण संग्रह शिक्षक को शिक्षण योजना निर्माण के लिए किस मॉड्यूल से मदद मिलेगी? दूसरा प्रश्न है शिक्षक को शिक्षण योजना निर्माण के लिए किस मॉड्यूल से मदद मिलेगी? तो इसका उत्तर है आपका शिक्षण संग्रह। चलिए आगे देखते हैं। आगे है तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? रुचिकर एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षण योजना निर्माण किस हस्त पुस्तिका की सहायता से किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है आपका शिक्षण संग्रह। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या कहता है हमारा? शिक्षण संग्रह, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कंपेडियम, क्या है? देखिए कंपेडियम क्या है, तो प्रश्न आएगा तो इसका उत्तर देखिए क्या लिखा है। विद्यालयों में सभी घटकों जिनका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकते हैं का संग्रह। ठीक है, आगे चलते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा हो गया, पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है, क्यों किया गया है? शिक्षकों की आवश्यकताओं, उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए और उनकी ढेर सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए किया गया। प्रश्न नंबर 6 है शिक्षण संग्रह में कितने भाग हैं? शिक्षण संग्रह में भाग हैं कितने आपके? 6। देखिए ध्यानाकर्षण में 4 भाग हैं और आधारशिला में भी 6 भाग हैं। अगर हम 6 भागों के बारे में जानकारी करें तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि इस भाग में क्या है। तो आपका पहले भाग में आता है शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता आता है, ठीक है। दूसरे भाग में आता है शिक्षण संघर्ष की अंतर्वस्तुएं और तीसरे भाग में आता है व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना। चौथे भाग में आता है आपका सीखने के लिए आकलन और पांचवें भाग में आता है विद्यालय नेतृत्व और छठे भाग में परिशिष्ट आता है, जिसमें प्रशिक्षण योजनाएं कैसे बनानी है इसके बारे में बात की गई है। चलिए शिक्षण संग्रह के प्रथम भाग में देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने बताया कि पहले में शिक्षण संग्रह की अवधारणा आवश्यकताओं के बारे में बात की गई है। 8वां प्रश्न है शिक्षण संग्रह के भाग 5 में विषय वस्तु वर्णित है विद्यालय नेतृत्व। बिल्कुल अभी बताया है, विद्यालय नेतृत्व के बाद में हो रही है और 6 में परिशिष्ट कह सकते हैं। ढेर सारी इसमें गतिविधियों के बारे में बात हुई है। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 9
शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का विद्यालय में प्रयोग करने श्रवण कौन करता है? देखिए सब कर सकते हैं, बीओ, एसआरजी, एआरपी। आपको पता है कि बीओ सर को लगभग 40 विद्यालय हर महीने चेक करने हैं, एआरपी को 30 विद्यालय चेक करने हैं, एसआरजी को भी ढेर सारे विद्यालय चेक करने हैं, मुझे जानकारी नहीं कितने विद्यालय, लेकिन इनको भी माह में चेक करने। प्रोफेसर एन के जागीरा की पुस्तक का नाम है प्रभावी शिक्षक। प्रश्न नंबर 11, प्रभावी शिक्षक। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को शिक्षण संग्रह के किस भाग में स्पष्ट किया गया है? भाग 2 में। प्रभावी शिक्षण के बारे में किसमें तो स्पष्ट किया गया है? भाग 2 में। भाग 2 में देखिए क्या है, शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्ती अभी मैंने बताया था। प्रभावी शिक्षण कैसे करें, शिक्षण योजना क्यों और कैसे, शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु, शिक्षण योजना का प्रारूप, शिक्षण योजना से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो आपके भाग 2 में आती है शिक्षण योजना का। ठीक है, चलिए प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में तरीके हैं कितने? 26। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने तरीके हैं आपके? 26। चलिए आगे, प्रभावी शिक्षण की तकनीक में कितने हैं आपकी सीढ़ियां हैं? 26। देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रभावी 26 क्यों है अभी बता देता हूँ। 26 क्योंकि अल्फाबेट जो ABCDEFGZ तक है उससे हर अल्फाबेट से एक तरीका बताया गया है जो आगे बहुत उपयोगी है। चलिए अभी बताया जाएगा आगे क्या इसका उपयोग है। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को सरल एवं बाल केंद्रित बनाते हुए स्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी के 26 अक्षरों को किस तरह प्रयोग किया गया है? अभी बताया है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रभावी शिक्षण में शिक्षा का प्रकार बाल केंद्रित है, बिल्कुल। अब शिक्षा जो है बाल केंद्रित है, बच्चों को जैसे समझ में है वैसे हमको पढ़ाना है, अपने मन से अपने हिसाब से नहीं करना है। चलिए आगे, प्रभावी शिक्षण के लिए माहौल होना चाहिए। प्रभावी शिक्षण के लिए माहौल होना चाहिए आनंददायी, बिल्कुल नीरस नहीं होना चाहिए कि बच्चे बात ही ना करें, कुछ मजा ना आए। तो चलिए, अधिगम पत्रिका संबंधित है ध्यानाकर्षण, आधारशिला, निष्ठा, और ये डी है आपका प्रभावी शिक्षण से। अधिगम पत्रिका जो है प्रभावी शिक्षण से संबंधित है और शिक्षण की सीढ़ी से, और सीढ़ी कितनी है आपकी? 26। अधिगम पत्रिका लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है छात्रों को, बिल्कुल इसका जवाब ए है। देखिए हर ऑप्शन को मैं बार बार पढ़ूंगा तो मेरा वीडियो और लंबा होता जाएगा, और आजकल डाटा बड़ा महंगा हो गया है, तो कोशिश यही है कि आपको आंसर पढ़ा जाए और जितनी उससे रिलेटेड चीजें हैं आपको बता दूं, और भी उससे चीजें। प्रभावी शिक्षण में जी का क्या उपयोग है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अल्फाबेट में क्या चीजें आती हैं, जी का क्या उपयोग है भी देख लीजिए। पहले ए का देख लीजिए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। बी का बिजी क्लासरूम है, और सी का है कोऑपरेटिव लर्निंग। देखिए ये पहले 3 है ABC। अब जी का आपको याद रखना होगा गोल सेटिंग, यानी लक्ष्य निर्धारण करना है। जी से लक्ष्य निर्धारण करना है। देखिए अल्फाबेट से आपको पता चल जाएगा। देखिए ABC बहुत इंपॉर्टेंट है। सी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, मतलब सक्रिय भागीदारी है। बी से बिजी क्लास है, और सी से कोऑपरेटिव लर्निंग है। डी से डेमोन्स्ट्रेटिव है, एस से ह्यूमर है, हास परिहास, और जी से गोल सेटिंग है, एफ से फीडबैक है, और ई से एक्सपेक्टेशंस है, आई से इंडिविजुअल नीड्स है, जे से जर्नल ऑफ लर्निंग है, और के से नॉलेज द लर्नर, यानी अधिगमकर्ता को जानिए, और एल से लिंकिंग लर्निंग, अधिगम संबंध स्थापन करना है। पी से प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग आउटडोर, ओ से आउटडोर लर्निंग, की कक्षा के बाहर अधिगम गतिविधियां। एन से निगोशिएशन, परस्पर बातचीत। एम से मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस है। क्यू से क्विज है। आर से रिस्पॉन्सिटिव
फॉर ओन लर्निंग है, एस से सक्सेस एक्सपीरियंस है, टी से टीम टीचिंग कोलैबोरेटिव एफर्ट, एक्स से एक्सरेइंग फॉर एवोल्यूशन, डब्ल्यू से वर्किंग, वी से वैरायटी, यू से अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स और जेड से जील, वाई से यू यानी आप। ठीक है, यू से आप यानी कि शिक्षक, ए से देखिए। चलिए ये हो गया, जी से पता चल गया। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में ए टू जेड में एक क्या है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, यानी कि आप सक्रिय रहे, सक्रिय भागीदारी, सुस्त ना रहे, बैठे रहे, पूरा दिन स्कूल में गए बैठे रहे, बतलावा कि भसर भसर टीचर नहीं हो गए हैं, जैसे कि बात करने का वो हो गया। तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए बच्चों के साथ, कुछ नहीं बच्चों के साथ बातें कर लीजिए, खेल खिला दीजिए, ये सब होना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रभावी शिक्षण, प्रभावी कक्षा शिक्षण उदाहरण है, प्रभावी कक्षा में सभी बच्चे विषयगत रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। यह बात प्रभावी शिक्षण की के किस अक्षर से मिलता है, बी से बिजी क्लास, यानी व्यस्तता की बात होती है तो बिजी क्लास। विषयगत रचनात्मक क्लासों में व्यस्त रहे, यानी बिजी, यानी कि बच्चे खाली ना रहे, खाली बैठे बतलाते रहे, नहीं, उसमें बच्चे जो है अपने विषयगत बातों को काम दे दीजिए या फिर कराते रहिए काम। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में हास परिहास यानी कि खुशी का माहौल होना बहुत जरूरी है। यह तनाव को दूर करता है और कक्षा का वातावरण आनंदमयी पढ़ने लायक बनाता है। यह प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी किस अक्षर है, एच। एच से कहते होता है, इससे होता है ह्यूमर, ह्यूमर के लिए लिया गया है आपका। चलिए आगे चलते हैं। एच से ह्यूमर, हास परिहास, हास से ह्यूमर, हास से हास परिहास, हिंदी में भी वही है। चलिए आगे चलते हैं। बातचीत एक तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक व बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बातचीत के दौरान बच्चों के अनुभवों से शिक्षण का शुरुआत करने से आपका कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। बातचीत एक तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक व बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बातचीत के दौरान बच्चों के अनुभवों से शिक्षण कार्य की शुरुआत करने से आपका कक्षा प्रभावी होगा। यह बात प्रभावी श्रेणी किस में है, यह आपका एन से निगोशिएशन। ठीक है। सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तुओं के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती है। यह हमेशा सरल लेकिन नहीं होती, बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। यह प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में किस अक्षर का उद्देश्य, यह एल है और जिसका मतलब होता है लिंकिंग। ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लिंकिंग। ठीक है, देखिए ABC का एक मतलब होता है, इसमें आपका एल होता है लिंकिंग लर्निंग, इसका हिंदी मतलब होगा अधिगम संबंध स्थापन। 24 नंबर पे आ जाए अधिगम पत्रिका। अधिगम पत्रिका की जानकारी हमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से मिलती है, जे। जे से इसका फुल फॉर्म होता है जर्नल ऑफ लर्निंग। जर्नल ऑफ लर्निंग। शिक्षण प्रारूप में किन कुल बंधों की संख्या है, 6। शिक्षण योजना का आधार है आपका लर्निंग आउटकम। शिक्षण योजना से पढ़ाने का फायदा क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से चलती है, कक्षा का माहौल रुचिकर होता है और बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम हासिल कर लेते हैं। उपयुक्त। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षण योजना बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना होगा, बालक का वर्तमान अधिगम स्तर व पूर्व ज्ञान, बालक की आयु और बच्चे एक पाठ को कम से कम 2 बार आदत समाप्त है। उपयुक्त सभी बिल्कुल रचना उपयुक्त सभी है। शिक्षण योजनाओं हेतु समझ स्पष्ट करने हेतु शिक्षण संग्रह 21 पृष्ठ का अध्ययन अधिक हो। लाभप्रद होगा 130 से 178। देखिए प्रश्न नंबर भी पूछ लिया गया, सोचिए ये भी पूछा जा सकता है 130 से 178। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है, विशिष्ट उद्देश्य,
चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस स्थिति में कक्षा का शैक्षणिक वातावरण बेहतर होगा? सीखना सिखाना योजनाबद्ध क्रमबद्ध ढंग से होता है, ठीक है। भिन्न भिन्न स्तर के बच्चों के पास कार्य करने का मौके दिए जाएं और बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका उत्तर है ये सभी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षक डायरी क्या है? स्वमार्गदर्शिका। वर्ड से ही लग रहा है, स्वमार्ग मतलब अपना मार्गदर्शिका। हम लोग अपने मार्ग को दर्शित करते हैं, मतलब हम ही लोग तो लिखते हैं कि हर हफ्ते क्या हुआ है, तो हम लोग जान जाएंगे कि इस हफ्ते क्या पढ़ाया है, अभी क्या बाकी है, कितना हम लोगों ने कवर कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। शिक्षक डायरी के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 5। शिक्षक डायरी का संबंध है, अभी पूछ सकता है शिक्षक डायरी का किससे संबंध है? शिक्षक के पूरे सत्र तक व्यवस्थित शिक्षण योजना से संबंधित है। शिक्षक डायरी का संबंध बच्चों से, पठन योजना से, समय सारणी से नहीं है। शिक्षक के पूरे सत्र तक व्यवस्थित शिक्षण योजना से। प्रश्न नंबर 34 क्या है? इस प्रपत्र के 50 प्रश्न शिक्षक डायरी में संलग्न होंगे। यह प्रपत्र कौन सा है? शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण देना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। शिक्षक डायरी में 10 रिक्त पन्ने होंगे। शिक्षक को आवश्यकता अनुसार टिप्पणियां अंकित करने के लिए चलिए आगे। शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप जिससे शिक्षक अपनी योजना बनाए, उसकी कितनी प्रतिलिपियां डायरी में होंगी? 100, ठीक है, 100। शिक्षक डायरी के मुख्य प्रश्न किससे संबंधित सामान्य जानकारी होगी? अध्यापक की, जाहिर सी बात है, इसकी डायरी है, क्या करता है, किस पद पे हो, फोन नंबर, यही सब लिखा जाता है। चाहे कॉपी हो, किसी भी चीज पे अपना पहले नाम, ये सब सारी चीजें लिखी जाती है। तो मुख्य प्रश्न पे तो यही लिखा जाएगा। लर्निंग आउटकम क्या है? गुणात्मक या मात्रात्मक आकलन के लिए प्रक्रिया आधारित जांच विधि, ठीक है। बच्चों के सीखने सिखाने का संकेतक सपोर्टिव सुपरविजन के लिए बनाए गए जांच वृत्त, ठीक है। तो इसका विकल्प होगा ए और बी, यानी कि गुणात्मक या मात्रात्मक आकलन के लिए प्रक्रिया आधारित जांच बिंदु, और बच्चों के सीखने के संकेतक ये होंगे लर्निंग आउटकम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लर्निंग आउटकम किसके लिए है? सबके लिए है, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए और अभिभावकों के लिए, ठीक है। लर्निंग आउटकम लक्ष्य क्या है? लर्निंग आउटकम का लक्ष्य क्या है? लर्निंग आउटकम का लक्ष्य है परिणाम आधारित है, बिल्कुल परिणाम ही आधारित है, क्योंकि लर्निंग आउटकम से हमें क्या मिलता है भाई? हम लोग यही जानते हैं ना कि किस क्लास में क्या हो। देखिए जो हम लोग की ये किताब है, ये हम जो पढ़ा रहे हैं शिक्षण संग्रह, इस किताब में एक चीज दी गई है कि हर क्लास के लर्निंग आउटकम के बारे में दिया गया है कि देखिए विज्ञान, गणित, भाषा और गणित और विज्ञान का लर्निंग आउटकम के बारे में दिया गया है। एक से लेकर दिया गया है आपका 8 तक का। पेज नंबर 119 से शुरू होती है, भाग 6 की बात है, और ये चलता है आपका, पेज नंबर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मांगे गए हैं। अगर हिंदी मीडियम की हम बात करते हैं तो पेज नंबर 126 तक चलती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा अलग है? शिक्षण योजना प्रमुख विषयों के लर्निंग आउटकम 1 से 8 तक को विकसित किया गया है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा, NCERT, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस विद्यार्थी ने किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया? कक्षा स्तर कैसे पता चलेगा लर्निंग आउटकम तालिका के पोस्टर द्वारा, यानी लर्निंग आउटकम हर क्लास का अलग होगा और उसका पोस्टर बता रहे हैं, बना लीजिए।
और आपको जानकारी हो जाएगी इस कक्षा में इस बच्चे ने क्या सीख लिया है। विद्यार्थी और लर्निंग आउटकम तालिका कौन बनाएगा? संबंधित विषय के अध्यापक बनाएंगे। चलिए आगे। SERT कक्षा 1 से 8 तक के सभी विषयों के लिए किसका विस्तृत दस्तावेज है? कक्षा 1 या दोनों सही। कथन एक लर्निंग आउटकम और निर्धारित दक्षताओं का। लर्निंग आउटकम को किन नामों से जाना जाता है? सीखने का प्रतिभा, सीखने संबंधी परिणाम और शिक्षण अधिगम परिणाम। यानी टोटल रिजल्ट, रिजल्ट 2। चलिए आगे 47 पे आते हैं। विद्यालय में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य ICT संसाधन नहीं है पेजर। अब तो पेजर खत्म ही हो गया है ना, पेजर का यूज ही नहीं होता। पहले चलता था जब मोबाइल नहीं था तो पेजर एक टाइप का मैसेज आता था। चलिए आगे चलते हैं। बाला क्या है? बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। अब सभी को पता है कि पूरी हमारी जो किताब है शिक्षण संग्रह, इसमें यही बताया गया है कि एक तरीके से समझ लीजिए, जब आप कहीं एंटर करते हो ना तो सबसे पहले उसकी देखते हो परिवेश क्या, लुकिंग कैसी है, ठीक है, बिल्डिंग कैसी है, आसपास में क्या वातावरण दिया है, कि दीवारें कैसी हैं, बड़े आकर्षक है कि नहीं। इससे लगे जैसे आप कभी अच्छे स्कूल में जाओ या फिर उसी मस्त स्कूल में जाओ, देखते ही लगे वाह क्या स्कूल है। मतलब उसकी दीवारें, उसकी हरियाली, उसका वातावरण, फील्ड, पेंट, कलर और क्लासरूम में चार्ट, बैनर ये सब लगे हो तो लगता है कि हाँ यार ये स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत की गई। तो इसी संबंधित बात की गई शिक्षण संग्रह में। आकर्षक स्कूल, शैक्षणिक कौशल योजनाएं, पुस्तकालय आदि किस मॉड्यूल में है? शिक्षण संग्रह के बारे में। ठीक है, चलिए। पुस्तकालय समिति में छात्रों की संख्या कितनी होती है? 3। एक चीज का तो मैं दावा बिल्कुल कर सकता हूँ कि अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है, अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है तो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस वीडियो द्वारा आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं बीच बीच में इस किताब का निचोड़ यानी कि रस दे रहा हूँ। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। एक बार वीडियो देखिएगा और बार बार अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी तो बार बार देखिएगा, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ इसको तो किताब की हेल्प ले रहा हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के पुस्तकालय के विषय में उचित कथन नहीं है? विकल्प 2 और 3। चलिए विकल्प 2 और 3 पे चले जाते हैं। पुस्तकालय विद्यार्थियों में वास्तविकताओं और अन्वेषण के प्रति रोचक विकसित करने वाली होनी चाहिए। एक, पुस्तकालय क्रय से पहले उपयोगकर्ता की जरूरत का आकलन के लिए उनमें चर्चा की जाए। तो ये कथन नहीं है। कौन सा है? पुस्तकालयों के चयन में अपने समुदाय, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, जाति, लिंग के प्रति लगाव होना चाहिए। ये है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। गतिविधि के अनुरूप अर्धचंद्राकार या गोले में और छोटे समूह में उपरोक्त सभी। देखिए, गतिविधि के आधार पर हम लोग जब से क्लासरूम होती है वैसे होती है नॉर्मल, लेकिन जब हम लोग गतिविधि कराते हैं, कोई स्पेशल चीज कराते हैं, स्पेशल चीज जैसे बाहर बैठाते हैं, फील्ड में ले जाते हैं, तो हम लोग उसको अर्धचंद्राकार या वी शेप में हम लोग आराम से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका उपयोग सभी है। एक्टिविटी पे डिसाइड होता है कि हमें क्या करना है। चलिए बैठक 53 प्रश्न नंबर है। बैठक व्यवस्था के समय शिक्षक अपनी कक्षा में निम्नांकित कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे? ठीक है, टाट पट्टी, दरी, चटाई या टेबल की व्यवस्था। ठीक, यदि कक्षा कक्ष में बच्चे दरी या टाट पट्टी और जूता बाहर निकाल कर बैठे हैं तो शिक्षक भी अपने जूते बाहर निकालेंगे और कक्षा में लेक्चर शुरू करेंगे। ये हमको नहीं करने की बात हो रही है। एमडीएम वितरण के समय बच्चों को एमडीएम शेड में अथवा विद्यालय में उपलब्ध स्थान के अनुरूप बैठक व्यवस्था करेंगे, उपयुक्त सभी कार्य करेंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी के लिए प्रश्न गलत है।
ये नहीं वाला जो होना चाहिए नहीं है, ठीक है, तो इसको नहीं काट दीजिए। चलिए आगे जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये उपयुक्त सभी कार्य करने हैं, क्वेश्चन पे गलत है। अटेंडेंस गाइड संबंधित है बच्चों की उपस्थिति से, स्काउट गाइड लिखा है। शैक्षणिक गतिविधि 55, शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के दृष्टिगत इसके मूल अधिकारों आधारों को समझ लेना आवश्यक है। यह मूल अधिकार है। देखिए प्रश्न को बार बार मैं पढ़ूंगा। शैक्षिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के दृष्टिगत इसके मूल आधारों को समझ लेना आवश्यक है। यह मूल आधार है। नियोजन, आयोजन, प्रबंधन, उपरोक्त सभी, ठीक है। नियोजन क्या है? कार्य योजना बनाना। बेसिक आंसर है कार्य योजना बनाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आयोजन क्या है? आयोजन क्या है? कार्यालय कार्यक्रम क्रियान्वयन। चलिए आगे 58 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी कार्यक्रम का मुख्य क्रियात्मक अंश है आयोजन। आयोजन का मतलब है जो आप प्लानिंग कर रहे हो उसको आयोजन मतलब उसको लागू तो कर पाओ। आयोजन के प्रश्न नंबर 59 क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है के संबंध के साथ प्रबंधन लगातार क्रमिक रूप से जुड़ी है, एक क्रिया है आयोजन। अभिमत डायरी क्या है? अभिमत डायरी क्या है? देखिए अभिमत डायरी के बारे में देख लीजिए क्या है अभिमत डायरी। ये हो गया अभिमत डायरी क्या है? विजिटर्स डायरी। अभिमत डायरी क्या है? विजिटर्स डायरी। चलिए आगे चलते हैं। प्रार्थना सभा की सुविचारित योजना हो सकती है प्रत्येक दिन संक्षिप्त प्रेरक प्रसंग, स्वस्थ चर्चा या मौसम के अनुसार शारीरिक सक्रियता के क्रियाकलाप, ये सभी हो सकता है। प्रार्थना सभा में बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। कभी पेपर हम लोग तो कभी कभी पेपर न्यूज़पेपर की 5 हेडलाइंस पढ़वा लेते हैं, या फिर ये बता देते हैं कि ड्रेस देख के बता देते हैं बॉय ऑफ द डे या गर्ल ऑफ द डे, या फिर योगा क्लास करा लेते हैं कभी कभी, फिर क्रिया और ढेर सारी कुछ भी आप अपने आवश्यकता अनुसार फिर करा लेते हैं। और कभी कभी नाखून चेक कर लेते हैं, कभी कभी ढेर सारी चीजें आप एक्टिविटी अनुसार से कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। 62 में क्या है? प्रातःकालीन सभा प्रार्थना सत्र का समय बांटा गया है 32 मिनट 52 सेकेंड। प्रातःकालीन सभा का समय क्या है? प्रातःकालीन सभा का समय सत्र है 32 मिनट 52 सेकेंड। संध्याकालीन समय प्रार्थना में समय होना चाहिए। सामूहिक व्यायाम योगासन गतिविधि खेल कूद के साथ कविता का है बाल गीत। ये रात के समझ लीजिए 1:30 बज रहा है तब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो काफी शिद्दत कर रहा हूँ। संध्याकालीन सभा यानी सुबह जैसी सभा होती है जैसे शाम को होनी चाहिए। इसमें भी काफी चीजें हो सकती हैं। खेल कूद होता ही है क्योंकि लास्ट पीरियड जो होता है खेल का ही होता है, ठीक है। इसमें हम लोग कभी कभी पहाड़े या फिर कुछ स्टोरी सुन लेते हैं या फिर भाषण कर लेते हैं, फिर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करा लेते हैं, इससे खेल खेलते रहते हैं। कभी कभी नाटक कर लेते हैं बच्चे, या फिर कभी कभी डांस क्लास करवा दी जाती है, छोटी मोटी क्लासें हो जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये सभी करना है। प्रार्थना सभा में सुलेख प्रतियोगिता का समय दिवस निर्धारित किया गया है। संध्याकालीन सभा शनिवार। नो बैक डे हम लोग जो मनाते हैं, ठीक है, प्रति शनिवार उसमें कह सकते हो।
संवाद कम्युनिकेशन का समय आवंटित किया गया है 5 मिनट। संवाद कम्युनिकेशन का समय है 5 मिनट। शिक्षण संग्रह में कितने जीवन कौशल दिए गए हैं? 10। शिक्षण संग्रह में कितने जीवन कौशल है? 10। जीवन कौशल क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन को सुगम बनाने के उपाय। जीवन कौशल क्या है? जीवन को सुगम बनाने के उपाय। चलिए आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जीवन कौशल विकास को शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित किया गया है? भाग 3। जीवन कौशल के बारे में वर्णित किया गया है भाग 3 के बारे में। काफी कुछ दिखाया गया है भाग 3 के बारे में, जीवन कौशल से रिलेटेड है। इसमें मुख्यतः बात की गई है, चलिए बता देते हैं। भाग 3 की जो बात हो रही जीवन कौशल के बारे में, व्यक्तित्व विकास के बारे में बात हुई है। उसमें बात होगी क्या क्या बात होगी मैं बता देता हूँ फिर से। प्रातःकालीन सभा, शामकालीन सभा, सह शैक्षणिक गतिविधियाँ, खेल गतिविधियाँ, प्रतियोगिताएं, जीवन कौशल विकास, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यावसायिक परामर्श, बाल संसद, ये सारी बातें होंगी जीवन कौशल विकास से संबंधित होगी, जो जीवन को सुगम बनाएंगी। भाग 3 में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जीवन कौशल का विकास बच्चों में कैसे करेंगे? उत्तर इसका है बी और सी। बी और सी पढ़ते हैं। समालोचनात्मक एवं सृजनात्मक सोच द्वारा निर्णय लेना। सी है क्या? निर्णय लेना, समस्या समाधान और स्व जागरूकता। चलिए आगे चलते हैं। बाल संसद की चर्चा किस मॉड्यूल में की गई है? शिक्षण संग्रह में। शिक्षण संग्रह के कौन से भाग में की गई? भाग 3 में की गई बाल संसद की बात, ठीक है। बाल संसद का संबंध क्या है? बालक बालिकाओं का मंच। देखिए बाल संसद से आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि संसद वहाँ होती है, वहाँ अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, मंत्री होता है, और हर उसका अलग मुख होता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है हर समिति का। वैसे यहाँ बाल संसद की बात हो रही है। बाल संसद का उद्देश्य है कि बच्चे भी अपना, चलिए आगे क्या है इसका उत्तर आप खुद ही देख लीजिए। नेतृत्व का विकास, जीवन मूल्यों का विकास, व्यक्तित्व का विकास। बिल्कुल बहुत मजा आता है बाल संसद में। जो वोटिंग भी होती है, हम लोग का खुली वोटिंग कराई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। रचनात्मक आकलन क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है रचनात्मक आकलन। प्रश्न नंबर 74। 74 प्रश्न क्या कहता है? आकलन के विषय में। आकलन के विषय में कहता है, देखते हैं। आकलन के विषय में शिक्षण संग्रह में सतत एवं व्यापक आकलन CCA, ठीक है, या रचनात्मक आकलन को और क्या कहा गया है? सीखने के लिए आकलन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 75 पर बच्चों के किन पक्षों का आकलन किया जाना है? सीखना, कौशल, रुचियां, रुझान, प्रेरणा, भिन्न भिन्न विषयों में। बिल्कुल, जब हम आकलन की बात करनी है तो हम हर चीज का आकलन कर रहे हैं कि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता, ना ही हर बच्चा खेल में अच्छा हो सकता है। हमारे विद्यालय में कुछ बच्चे जब कबड्डी खिलाते थे तो उनसे कोई जीत नहीं सकता था, पढ़ने में वीक थे। और कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे थे लेकिन खेल नहीं पाते थे। तो कुछ बच्चों की आर्ट अच्छी थी, कुछ बच्चों की मैथ अच्छी थी, कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी थी। तो ऐसे हर बच्चा बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हमें हर चीज का आकलन करना होगा। किसी कोई बच्चा डांस में सबसे अच्छा था। चलिए 76 प्रश्न क्या कहता है? शिक्षण की समाप्ति पर आकलन और समेकन के लिए कितना समय निर्धारित होना चाहिए? 10 मिनट। नियमित आकलन प्रक्रिया में सहायक है बच्चों की कॉपी, स्लेट, समूह चर्चा। जी बिल्कुल, नियमित आकलन में भाई बट आप काम दे रहे हो या करा रहे हो तो बच्चों का देख लो काम पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्लेट जो आप दे रहे हो काम लिख रहे हैं कि नहीं, समूह पे चर्चा करो कि बच्चों को कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं।
सतत व व्यापक मूल्यांकन में बच्चों की प्रगति की तुलना की जाती है उसकी अपनी प्रगति से। 78 सतत व व्यापक मूल्यांकन में बच्चों की प्रगति की तुलना की जाती है उसकी अपनी प्रगति से। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन जरूरी है। जरूरी है क्यों? प्रक्रिया के उद्देश्य प्राप्ति का स्तर मापने के लिए जी बिल्कुल जरूरी है। शिक्षण अधिगम आकलन नहीं होगा तो कैसे जान पाओगे कि आप जो कर रहे हो, जो बच्चे आपके सामने लग रहा है, पढ़ा रहे हो, बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, या आप आकलन से ही जान सकते हो। और कोई तरीका नहीं है इस चीज को जानने का। चलिए आगे। बच्चों के अधिगम के आकलन में सहायक है प्रश्नोत्तरी पहेली। बिल्कुल। शिक्षण प्रक्रिया संबंधित आकलन का फीडबैक निम्न में से किसके साथ साझा किया जाना चाहिए? बच्चों के साथ, शिक्षक के साथ, अभिभावक के साथ और सभी के साथ। आकलन यानी रिजल्ट तो सबके साथ शेयर करना है कि बच्चे ने अच्छा किया, खराब किया। टीचर तो खैर जान ही जाता है, अभिभावकों को बच्चों को बताना जरूरी है, सभी के साथ शेयर करना चाहिए। इससे बच्चों को भी क्लियर है कि हाँ मुझे कितना मेहनत और करनी है कि सबके बराबर आ जाओ। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह कितने बच्चों की प्रगति की जांच की जाएगी? 10। प्रधानाध्यापक भाइयों सुन लो, 10 बच्चों की प्रति सप्ताह आपको प्रगति की जांच करनी है। प्रधानाध्यापक के संदर्भ में निर्णय लेने और कार्य करने के आधार पर कुछ मुख्य नेतृत्व शैलियां बताई गई हैं। कितनी है? 3 है। ठीक है। प्रधानाध्यापक का नेतृत्व शैली जो बताई गई, नेतृत्व की बात रही भाग 5 में, और भाग 5 में जो प्रधानाध्यापक के नेतृत्व की बात हो रही है, इसमें देखिए मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या आपके फायदेमंद हो सकता है। ठीक है। देखिए प्रधानाध्यापक डिसाइड करेगा कि उसके विद्यालय कैसा चलेगा। कोई बाहर ही आके नहीं बताएगा कि प्रधानाध्यापक क्या बताएगा। प्रधानाध्यापक डिसाइड करने वाला है कि आज उसके विद्यालय में क्या होने वाला है। तो इसमें बताया गया है उसकी प्रधान 3 जो है उसकी शैलियाँ। ठीक है। तो इन शैलियों के बारे में कहूँ तो मैं चर्चा कर देता हूँ। ठीक है। थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ शैलियों के बारे में, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये शैलियों के बारे में देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। चलिए अच्छा, इसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे, क्योंकि मैं और नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो और लंबा हो जाए, क्योंकि जितना लंबा होता चला जाएगा उतना ही आपकी एमबी खर्चा होने चली जाएगी। ठीक है। तो 3 शैलियों के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन शैलियों के बारे में अगर हम बात करें तो फिर हम क्या कह सकते हैं? कार्य योजना का निर्माण, कार्य योजना का क्रियान्वयन व सहयोग और कार्य योजना की समीक्षा। ठीक है। चलिए मिल जाते हैं आपके बार बार एक ही चीज के। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, अगला जो वीडियो बनाएगा इस चीज के बारे में। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे क्या कहें? 3 शैलियों के बाद नेतृत्व कहलाता है। नेतृत्व कहलाता है क्या? किसी संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए टीम के साथ मिलकर कार्य को कुशलता पूर्वक करना कहलाता है नेतृत्व। ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। देखिए अभी क्या बताया था, नेतृत्व की शैलियों के बारे में बताया था। सत्ताधारी या निरंकुश नेतृत्व, डेमोक्रेटिक नेतृत्व यानी कि लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक या सहभागी शैली, और ये क्या है? स्वतंत्र शैली, अनहस्तक्षेपी स्वतंत्र शैली। तो 3 तरह की शैली है। ठीक है। लीडरशिप को 3 तरह का बांटा गया है। चलिए नेतृत्व के गुण के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए किसी स्कूल का नेतृत्व के बारे में अगर बात कर लेता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ नेतृत्व ही डिसाइड करता है
देखिए शैली जो बताई सत्ताधारी निरंकुश लोकतांत्रिक या फिर जनतांत्रिक सहभागी या अनहस्तक्षेपी स्वतंत्र शैली। सबसे बेहतर तो टीम वर्क है। ठीक है, टीम वर्क है जैसे लोकतांत्रिक या सहभागी शैली। मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ कि सबका राय ले लूँ और सबसे मदद से सबके सहयोग से विद्यालय को ऊंचा उठाऊं। देखिए जिस जो इधर उतना ऊंचा उठेगा जितना वहाँ टीम सहयोग करेगी। चलिए आगे चलते हैं। शैक्षिक नेतृत्व का गुण क्या होता है? आपका प्रश्न नंबर है 85। शैक्षिक नेतृत्व का गुण क्या होता है? सभी के विचार सुनना, सम्मान देना, फिर निर्णय लेना, साथ ही शिक्षकों में टीम भावना विकसित करना और अपने आचरण से सिखाना या अन्य लोगों को निर्णय लेने या जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, शैक्षिक नेतृत्व कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक सहयोगी यानी तीन। ठीक है, निरंकुश बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ना ही अनस्थैतिक, मतलब हमारे अधिकार क्षेत्र में तो कुछ नहीं कर सकता। सत्ताधारी नेतृत्व की क्या विशेषता है? नेता स्वयं निर्णय लेता है। सत्ताधारी बहुत गंदा होता है, डिक्टेटरशिप कह सकते हैं इसको। लोकतांत्रिक नेतृत्व क्या है? समूह भावना से काम करना, समूह की राय को महत्व देना, अपनी जिम्मेदारी को समझना, ये सभी। स्वतंत्र शैली नेतृत्व क्या है? नेता का समूह पर न्यूनतम नियंत्रण। निरंकुश नेतृत्व का सबसे बड़ा दोष क्या है? समूह के सदस्यों द्वारा अधीनता अनुभव करना। बहुत गंदा होता है कि जैसे मैं हेड हूँ तो फिर मैं ही सुनूंगी, किसी को सुना, जो चाहे करो करो, अपनी ही करो, लेकिन सबकी बात अगर आप मान लो या फिर उनके आइडिया ले लो तो तुम्हारा ही काम बेहतर हो जाएगा। जैसे ऐसे जैसे मैं करता हूँ तो मैं भी काम अपने ही मन का ही करता हूँ, नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो है मैं बता देता हूँ कि भैया ये काम करना है, कुछ आइडिया दो, इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए या फिर कहाँ से किया जाए। तो उनसे सलाह भी हो जाती है और मेरे मन का काम भी हो जाता है। और उनसे भी पूछ लेता हूँ अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, कि मतलब आपका विषय है विद्यालय में क्या और अच्छा हो सकता है कि मजा आ जाए विद्यालय में और चीजें अच्छी बेहतर हो सकती है। तो ये बातचीत करते हैं से चीजें सही होती है। जानकारी कितने प्रकार की होती है? तीन। आंकड़े क्या है? जानकारी का संख्यात्मक वर्णन। गुणात्मक सूचनाएं क्या है? सूचनाओं को शब्दों में लिखना, शब्दों में लिखना है गुणात्मक सूचनाएं। विद्यालय और समुदाय के बीच सेतु का कार्य करता है विद्यालय प्रबंध समिति, इसको हम लोग कहते हैं एसएमसी। समावेशी शिक्षा आधारित है सबके विकास के सिद्धांत पर। एकीकरण का सिद्धांत विविधताओं को स्वीकार करने की मनोवृत्ति है, इसका उत्तर है सभी। दस्तावेजीकरण डॉक्यूमेंटेशन क्या है? आयोजनों की आख्याओं का क्रमवार संकलन। सर्वप्रथम निःशुल्क मानव शिक्षा की मांग किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले जो है वो उनकी पत्नी थी सावित्री फूले जो है बहुत शिक्षा, खासकर स्कूली शिक्षा की जो शुरुआत की तो बहुत भयंकर योगदान है, बहुत ज्यादा, खासकर इनकी पत्नी जी का बहुत ज्यादा योगदान है। कहते हैं कि जब ये पढ़ाने जाती थी स्कूल, तो फूले ने एक स्कूल खोला था सबसे पहले महिलाओं के लिए। ठीक है, तो वहाँ इनकी पत्नी पढ़ाने जाती थी तो कहते थे कि वहाँ के जो असामाजिक लोग थे जो चाहते नहीं थे मैं पढ़े या फिर हमेशा पिछड़ी रहे या फिर समाज में आगे ना आए, तो उनके ऊपर गोबर फिर कीचड़ ऐसा फेंक देते थे। तो उनकी साड़ी गंदी हो जाती थी तो वो क्या करती थी, दो साड़ी ले आती थी, एक पहन के आती थी एक लेके आती, तो वहां जाके वो साड़ी चेंज करती थी। चलिए आगे चलते हैं। तो कहानी की बात हो गई। बच्चों का विद्यालय से ड्रॉप आउट होने का एक मुख्य कारण है अभिभावक का उदासीनता। बिल्कुल, अभिभावक जब तक इंटरेस्ट नहीं लेगा भगवान भी उसको नहीं पढ़ा सकता है। अभिभावक की भक्ति भी बहुत जरूरी है, इस पे हमें काम करना होगा। चलिए आगे चलते हैं।
एक आदर्श कक्षा में शिक्षक की कार्यशीलता का समय और बच्चों की कार्यशीलता का समय क्या है? 10 से 25 मिनट। ठीक है, 10 से 5% समय जो होगा टीचर एक्टिव रहेगा, बाकी बच्चे एक्टिव रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए रोचक 100 पे हम लोग आ गए हैं। कक्षा को रोचक बनाने के लिए रोचक घटना, कहानी, खेल का प्रयोग करने का सही समय क्या है? सुविधा के अनुसार। इन सब चीजों को एग्जैक्ट समय नहीं होता है। टॉपिक क्या है, जैसे कोई कहानी भी से रिलेटेड सुना सकते हो, जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए, या फिर कोई घटना या फिर खेल हो तो टॉपिक पे ही होता है। इबारती प्रश्न क्या होता है? प्रश्नों के वाक्यों के माध्यम से पूछना। प्रश्नों को वाक्यों के माध्यम से पूछना कहते हैं इबारती प्रश्न। प्रश्नों को वाक्यों के माध्यम से पूछना। अच्छा, बाल अखबार क्या है? विद्यालय के बच्चों द्वारा निर्मित अखबार जिसमें कहानी, कविता आदि होता है। विद्यालय 104। विद्यालय के बच्चों का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को। बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित है संज्ञात्मक कौशल और भावात्मक कौशल, दोनों बहुत ही ज्यादा संबंधित है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन है? प्रतिभाशाली बच्चे, विकलांग बच्चे और मंद बुद्धि वाले। ये चीज अच्छी। विशिष्ट का मतलब बिल्कुल अलग, डिफरेंट है। तो चाहे वो मंद बुद्धि वाला या बहुत तेज, वो सब अलग है। चलिए आगे चलते हैं। सह शैक्षणिक गतिविधियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। उपरोक्त सभी विद्यार्थियों का स्तर, उनकी आयु, बिल्कुल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की प्रतिभागिता और बालिकाओं की भागीदारी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। जन हस्त पुस्तिका, जन पहल हस्त पुस्तिका इससे उपलब्ध कराई गई। एसएमसी के सदस्यों को ट्रेनिंग होती है, हर साल होती है। मॉड्यूल के अनुसार मेरा सपना है बालिकाओं द्वारा बनाई गई डायरी। बालिकाओं द्वारा बनाई गई डायरी। 110 प्रश्न आ जाते हैं। शिक्षक के दैनिक शिक्षण के लिए नियोजन के आरंभ हेतु मॉड्यूल शिक्षण संग्रह। कक्षा 1 हिंदी भाषा के लिए प्रमुख शिक्षण परिणाम दिए गए 5। प्रश्न नंबर 112 देखिए। बच्चे सरल, मिश्रित व संयुक्त वाक्य में अंतर करते हैं। वाक्य रचना में शुद्ध वर्तनी व्याकरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यह किस कक्षा के प्रमुख शिक्षण अधिगम इंगित है? कक्षा 8 का है, भाषा का है। देखिए किताब में हर कक्षा का लर्निंग आउटकम होता है। बच्चे मौन वाचन करते हैं और पाठ सामग्री के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। किस कक्षा के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम में इंगित है? कक्षा 5। मतलब बोल नहीं पढ़ते हैं, मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, मौन वाचन करते हैं और पाठ सामग्री के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। किस कक्षा का है? 5 का है। प्रधान अध्यापक स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की मासिक बैठक करेंगे। संदर्भ में कौन विकल्प सही है? सदस्यों को हर बच्चे को लर्निंग आउटकम की स्थिति अवगत कराएंगे कि कौन सा बच्चा कौन सुधार रहा है। ठीक है, ले सकते हैं 115 पे। कक्षा शिक्षण के प्रारंभ में आप क्या करते हैं? चयनित लर्निंग आउटकम संबंधित पूर्व ज्ञान की जानकारी, मतलब पूर्व ज्ञान से हम जोड़ेंगे तभी नया सीखेंगे। 116 विद्यालय विकास योजना में सम्मिलित होना चाहिए सभी शिक्षा के संचय सदस्य, अभिभावक और माता पिता। प्रश्न नंबर 17 सीखने सिखाने की गतिविधियां प्रक्रिया के उपबिंदु हैं। शिक्षण की शुरुआती, शिक्षण के दौरान और शिक्षा के बाद। ठीक है, सीखने सिखाने की गतिविधियां प्रक्रिया के उपबिंदु हैं। शिक्षण की शुरुआत, शिक्षण के दौरान और शिक्षण
के बाद की बात है। शैक्षणिक गतिविधियां हो सकती है सभी विषय में, बिल्कुल हो सकती है, सभी विषय में हो सकती है। गतिविधियां उपयोगी होती है क्योंकि इसमें बच्चों के अधिकांश ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय उपयोग होता है। विशेषकर भाषा में पाठ में दिए गए चित्र पर बातचीत होना चाहिए क्योंकि इससे समय बीतता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को सोचने, देखने, खोजने और स्वतंत्र बोलने का अवसर मिलता है। माचिस की तीलियों से आसानी से सीख सकते हैं, कायदा नहीं। बच्चे जानते हुए भी किसी सवाल का जवाब सही प्रकार से नहीं दे पाते हैं, क्यों? केवल विकल्प एक और दो। बच्चों को बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधित उचित प्रकार बच्चों को बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधित गतिविधियां उचित प्रकार से नहीं कराई जाती हैं और क्या है, बच्चों को बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधित गतिविधियां पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है, इसीलिए बच्चे बोल नहीं पाते। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रमुख जयंती उत्सव विद्यालय मनाए जाने का कारण क्या है? बच्चों को उसके इतिहास, योगदान और परंपरा से परिचित कराना। 25वां प्रश्न। 24वां कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है? पाठ्यक्रम बिंदुओं का ग्राफिक निरूपण। पाठ्यक्रम बिंदुओं का ग्राफिक निरूपण। शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता विकास हेतु उपयोगी जानकारी या वेबसाइट मैपिंग। शैक्षिक सूची, शैक्षिक साहित्यिक सूची, हेल्पलाइन नंबर आदि शिक्षण संग्रह के बारे में। बच्चे एक से ऊपर हाथ रखते हुए बच्चा आँख बंद कर लेता है। एक बच्चे के ऊपर हाथ रखते हुए आँख बंद कर लेगा और पूछेगा प्रश्नों का उत्तर। यह प्रक्रिया किस गतिविधि के अंतर्गत आती है? बोलो बोलो, कौन है वो? कौन क्या है बताओ तो जानो, देखो भला, देखो भालो, बोलो जी। गतिविधि 1 के दौरान कक्षा के एक समूह ने देखिए इसमें कुछ प्रश्न है जिसके उत्तर आप खुद ढूंढें और मेरे उसमें भेजिएगा। एक समूह ने 2 से दूसरे को 5 अंक के कार्ड चयन करते हैं। गतिविधि के अंत में अंतर जो प्राप्त हुआ हो 3, 2 माइनस 27, 27। चलिए आगे तीसरा प्रश्न है। प्राथमिक स्तर के लिए 2 शिक्षक आधारित समय सारणी में कक्षा 3, 4, 5 में T1 का कालांश होगा। अंग्रेजी पाठ्यक्रम का पुस्तक का प्रयोग ध्यान आकर्षक कक्षाएं 1 और 2 दोनों। ठीक है। राष्ट्रीय पाठचर्या, देखिए इस प्रश्न के उत्तर आपको खुद ढूंढने में कल प्रश्न पढ़ रहा हूँ। राष्ट्रीय पाठचर्या के प्रारूप, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में निहित सिद्धांतों में सम्मिलित एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं आप। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटक मुक्ति हो, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक निश्चय बनाओ, कक्षा गतिविधियों से जोड़ना, एक ऐसी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चुनावों को कर सके। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही लग रहा है मुझे। अब आप देखिए कैसा लग रहा होगा। प्रश्न नंबर 5। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम भारत के राष्ट्रपति कब बना है? निःशुल्क शिक्षा के बारे में आप बताइए कब बना है? 2009 में। चलिए ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है ये बताइए आप। ऐसा हेल्पलाइन नंबर कौन सा है जो पुलिस बल, ब्रिगेड, हेल्पलाइन तीनों के लिए है? 112। विद्यालय में ओवरहेड टैंक की व्यवस्था करवाने के लिए कौन सा विभाग का है? ओवरहेड टैंक की बात होगी तो आप पंचायती राज विभाग से संपर्क कर सकते हैं, यदि प्रधान ही करवाएं। फिर प्रश्न रिपीट हो रहे हैं।
तो चलिए इस तरीके से हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है और आगे भी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग और अच्छे से पेपर करें। फिर मिलूंगा एक और बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ। मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में और मैं काफी वीडियो अलग अलग टाइप के बनाता रहूंगा जिससे आपको किताब नहीं पढ़नी, किताब मैं पढ़ूंगा, आपको केवल वीडियो देखना है, उस पर टाइम देना है और उसको जो जानकारी होगी उसको चाहे तो आप नोट कर सकते हो चाहे लिख सकते हो। फिर मिलूंगा एक और मजेदार वीडियो के साथ, इसी के साथ फिर मिलूंगा। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद करने से पहले मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ, थ्योरेटिकल चीजें बता देता हूँ आपके बारे में, कुछ किताब के बारे में और बता देता हूँ जिससे आपको और आसानी हो। किताब में बहुत सारी जानकारियां हैं। चलिए जिसमें जो हम लोग को बात करते हैं जैसे किताब के बारे में, पहले भाग के बारे में बताया ही क्या है, इसमें क्या क्या है। पहले के देखिए निरीक्षण कौन कर सकता है ये भी आप जान लीजिए। आपको ARP कर सकते हैं निरीक्षण, जिसको हम लोग एकेडमिक रिसोर्स पर्सन कहते हैं। और सुपरविजन हमारे साहब कर सकते हैं, जी खंड शिक्षा अधिकारी कर सकते हैं। और जिला द्वारा गठित गठित और टास्क फोर्स आ सकती है, वो कर सकती है। और प्रदेश स्तर से भी बहुत लोग आ सकते हैं, आपका चेक कर सकते हैं। और डाइट मेंटर आके आप चेक कर सकते हैं। तो कोई भी आपका स्कूल जो है चेक कर सकता है, इसीलिए आपको तैयार रहना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ध्यान बजट की परिभाषा नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। ऐसी वस्तुओं का संग्रह जो आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशलों, शिक्षण योजनाओं, लर्निंग आउटकम, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों से संबंधित है तथा जिनका उपयोग शिक्षण दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यह इसका परिभाषा है। तो इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश की इतनी ज़्यादा यूज नहीं है, तो फिर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा भी मैं कुछ बता देता हूँ। जो प्राइमरी के टीचर हैं उनके बारे में वैसे किताब में सब दिया है, लेकिन अगर आप किताब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो क्या क्या हो सकता है। देखिए भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए अधिगम क्या है, ठीक है, क्या क्या आना चाहिए कक्षा के 1 के बच्चों को। नंबर 1 पे बच्चा कक्षा में उपलब्ध चित्र, फ्लैश, पोस्ट कार्ड, चार्ट को देखकर बातचीत करते हैं, ठीक है। बच्चे परिवेशीय ध्वनियों जैसे जंतुओं या पक्षियों की बोलियां, वाहन, घंटी आदि को पहचानते हैं और उनके अंतर कर सकते हैं। बच्चे परिवेशीय भाषा में सामान्य शब्दों को पहचान और समझ सकते हैं। चौथा है बच्चे प्रथम एवं अंतिम ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हैं, जैसे पग, पल, पल, जग, पग, हल, जग, ठीक है। बच्चे वर्ण एवं अमात्रिक शब्दों को उनकी सही बनावट में लिखते हैं, यानी बच्चे छोटा बड़ा पढ़े जानते हो, सही बनावट लिख लेते हो और ध्वनि से पहचान लेते हो, ठीक है। जो फाइन टाइप की ध्वनि हो उसको पहचान लेते हैं। तो भाषा का कक्षा 1 के बारे में था। भाषा का कक्षा गणित का दिखा देता हूँ, बोल देता हूँ क्या है। बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचान लेते हैं, बोलते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चे छूटी हुई संख्याओं को बांट लेते हैं। बच्चे बिना हासिल वाली 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ लेते हैं। बच्चे शून्य की अवधारणाओं को समझ और बता सकते हैं। बच्चे 1 या 9 तक संख्याओं का प्रयोग करते हुए घटाने की क्रिया कर लेते हैं। बच्चे विभिन्न आकृतियों को आकृतियों को बनाते हैं और जानते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। आगे चलते हैं। देखिए एक चीज याद रखिए, कक्षा 1 का बच्चा 1 से 99 तक की बात करेगा। कक्षा 2 का बच्चा 1 से 3 बच्चा 3 अंकों तक बात करेगा और 3 का बच्चा 4 अंकों की बात करेगा, ठीक है। इस चीज को क्लियर कर लीजिए। और कक्षा 4 का बच्चा 6 अंकों की बातों के बारे में बात करेगा। कक्षा 5 का बच्चा तो बिल्कुल और आगे तक चला जाएगा। तो इस चीज को याद रखना है कि जो बच्चा है, जैसे अगर 2 में है, 1 में है तो 1 से 99 तक, 2 में है तो 3 अंकों तक, अगर 4 में है तो 4 अंकों 6 अंकों तक। तो इस तरीके से आप बच्चा जो है इतने तक जाने पहचाने ढेर सारी चीजें जान सकता है बच्चा।
तो इस तरीके से आप और भी अभी और बता सकता हूँ मैं कि कितनी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा भी हम जूनियर में भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं शिक्षा संग्रह में बताया गया है। कक्षा 2 के बारे में बता सकते हैं, बच्चे 2 या 3 अक्षरों का मात्रिक शब्द पढ़ते हैं, जैसे कोरा, काला, पानी, किताब, आम, गिलास, ये सब। अच्छा देखिए ये सब दिया हुआ है पेज नंबर 119 से आपका पेज नंबर 124 तक है हिंदी में, 26 तक हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में दिया गया है। ठीक है, तो ये आप चीज़ें कर सकते हो और जान सकते हो। आसानी से चीज़ें हम लोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं और का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आज इस चीज़ के टॉपिक को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है हम लोग फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ, और जुड़े रहिए मुझसे और बात करते रहिए। फिर मिलूँगा आपके दोस्त। धन्यवाद।